Morning students, welcome to the S4 network. So in this next video of statistics, लास्ट वीडियो तक मैंने पढ़ लिया था, हम लोगों ने देख लिया था कि मीन, मीडियन एंड मोड कैलकुलेशन फॉर अनग्रुप्ड डेटा विद फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये टाइप मेरा छूटा हुआ था क्योंकि अब तक हम जो देख चुके हैं वो अनग्रुप्ड डेटा के लिए, अनग्रुप्ड डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी के लिए हम मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन सभी कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद ग्रुप डेटा के लिए भी ये सभी पैरामीटर्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं। और जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि मीन, मीडियन, मोड कैलकुलेशन फॉर अनग्रुप्ड डेटा विद फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये अनग्रुप्ड डेटा में विद फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट बचा था, तो इसके तीन पैरामीटर्स जो मीन, मीडियन, मोड की कैलकुलेशन कल हो चुकी है। और इन दिस वीडियो हम देखेंगे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन इस पर्टिकुलर डेटा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिया हूँ, मार्क्स एंड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 5 मार्क्स वाले किसी क्लास में 7 स्टूडेंट्स हैं। सपोज क्लास है ये 40 स्टूडेंट्स की, मैंने डिवाइड किया हुआ है 7, 6, 5, 12 एंड 10। ठीक है, तो 5 मार्क्स वाले 7 स्टूडेंट्स हैं, 12 मार्क्स वाले 6 स्टूडेंट्स हैं, 15 मार्क्स वाले 5 स्टूडेंट्स हैं, 18 वाले 12 एंड 16 मार्क्स वाले 10 स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो सबसे पहले बता दूं कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की कैलकुलेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है वो मीन कैलकुलेट करना। ठीक है, तो मैं इस पर्टिकुलर अनग्रुप्ड डेटा विद फ्रीक्वेंसी के लिए मीन कैलकुलेट करके रखा हूं, जो कि कल की वीडियो में बताया था कि अगर मीन को देखना है तो ये है x, सिंपली दिस इज x और ये है f। ठीक है, तो मीन क्या होता है? मीन होता है मीन इक्वल टू सम ऑफ xi dot fi divided by sum of frequencies। ठीक है, तो ये होता है मीन। और इसको हम पुट करके देखते हैं 7 into 5, 12 into 6, 15 into 5, इस तरह से इन सबको, और नीचे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जैसे 40 यूज करके यहाँ से मीन जो निकल आया वो 13.9 निकल के आया। तो इसमें अब क्या है कि अब हम देखेंगे वेरिएंस की कैलकुलेशन। वेरिएंस की कैलकुलेशन के लिए मैं नेक्स्ट कॉलम में ड्रॉ करेंगे, या तो सिंपली कह सकते हो कि हम इसे x डैश एक कॉलम बनाते हैं, सॉरी x बार कॉलम, इसका मतलब हम मीन को इस कॉलम में लिख दे रहे हैं। तो मीन की वैल्यू को मैं इस फ्रीक्वेंसी कॉलम को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं क्योंकि आगे की कैलकुलेशन में कॉलम्स कम पड़ जाएंगे, कॉलम्स की जगह कम पड़ जाएगी, कॉलम्स कम नहीं पड़ जाएंगे। ओके, तो इसे फ्रीक्वेंसी को छोटा लिख देता हूं और यहां से लिख रहा हूं नेक्स्ट कॉलम में मीन का। ओके, तो मीन है 13.9, इस तरह से हम अरेंज कर देंगे पूरे में मीन को। नेक्स्ट कॉलम मीन का अरेंज होने के बाद उसका नेक्स्ट कॉलम जो है वो है वो x माइनस x बार, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। और इसकी कैलकुलेशन हम देखेंगे यहाँ पे, अगर एग्जैक्टली चाहें तो ये आएगा -8.9 माइनस 1.9 और ये 1.1, 4.1 एंड 2.1। ठीक है, ये 13.9 लिखा, मैं लिख दे रहा हूँ। ये भी 13.9, दिस इज आल्सो 13.9 एंड इट इज आल्सो 13.9। ठीक है, तो ये कॉलम का कैलकुलेशन करने पर नेक्स्ट जो कैलकुलेशन है कॉलम में वो है इसका स्क्वायर करना, x माइनस x बार का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से जो वैल्यूज आएंगी, इन वैल्यूज में नेक्स्ट कॉलम में बनाएंगे फ्रीक्वेंसी के मल्टीप्लिकेशन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस डेटा विद फ्रीक्वेंसी। ये कॉलम आया है स्क्वायर वाला, इसमें अगले कॉलम में हम मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी टाइम्स x माइनस x बार जो स्क्वायर वाली टर्म है, मतलब हम इन दो कॉलम्स का अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इन दो कॉलम्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फ्रीक्वेंसी एंड x माइनस x बार स्क्वायर। इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ जो वैल्यूज आएंगी इन्हें लिखना है। ठीक है, इन वैल्यूज को लिखने के बाद निकालेंगे सम ऑफ दीज वैल्यूज, इनका जो सम निकल के आएगा और एक जगह पे सम रहेगा इनका फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी का सम तो 40 है। ओके,
तो फाइनली हम इतना कैलकुलेशन करने के बाद ये सबसे पहला काम मीन कैलकुलेशन और फॉर मीन द फार्मूला वाज मीन के लिए जो फार्मूला था आपको बताया मीन के लिए सिंपल फार्मूला था सम ऑफ xi fi डिवाइडेड बाय सम ऑफ fi। ठीक है, तो फर्स्ट कैलकुलेशन मीन के लिए थी। तो मीन की कैलकुलेशन के बाद हम सबसे पहला जो काम देखेंगे कि मीन की जो एग्जैक्ट मार्क्स हैं उनमें से हम मीन के मार्क्स को माइनस करेंगे तो x माइनस x बार, जो कि हम ग्रुप डेटा के केस में भी करते थे। बट ग्रुप डेटा के केस में यहाँ पर जो x हम यूज कर रहे हैं ना, ये क्लास मार्क होता था, ये क्लास मार्क होता था। किसी भी ग्रुप की मिड वैल्यू होती थी, किसी भी ग्रुप की मिड वैल्यू होती थी, इसे क्लास मार्क बोलते थे। ओके, दिस वाज द क्लास मार्क अगर ग्रुप डेटा की बात करें। बट अनग्रुप डेटा की फ्रीक्वेंसी में क्लास मार्क की जगह इस x को यूज कर रहे हैं, तो ये कैलकुलेशन वहां भी थी x माइनस x बार कॉलम है, x माइनस x बार कॉलम का स्क्वायर, फिर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लिकेशन विद दिस x माइनस x बार का होल स्क्वायर। ये फाइंड करने के बाद हम इसका सम कैलकुलेट करेंगे और इसका सम कैलकुलेट करेंगे और फाइनली वेरिएंस का फार्मूला लिखेंगे। ओके, फाइनली वेरिएंस का फार्मूला लिखेंगे। तो इतना लिखने के बाद मैं ये फर्स्ट कॉलम और इधर, ठीक है, इधर कुछ स्पेस क्रिएट कर रहा हूं, इधर कुछ स्पेस क्रिएट कर रहा हूं। ये तो हो गया होगा, यहां पर इसका सम निकल आएगा, यहां पे इसका सम निकल आएगा। ओके, तो अब आता है वेरिएंस का फार्मूला। वेरिएंस का फार्मूला क्या है? यहां पे s स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ fi मल्टीप्लाइड विद xi माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सम ऑफ fi माइनस 1। ठीक है, वेरिएंस के लिए ध्यान रखना कि यहाँ पे सम ऑफ f अगर फ्रीक्वेंसी के सम में से एक घटाना है। ठीक है, यही ग्रुप डेटा के लिए भी कहते हैं। वेरिएंस के केस में हमेशा यही रहना है क्योंकि हम सैंपल ऑफ डेटा को एनालाइज कर रहे हैं। तो सैंपल वेरिएंस एक होता है पॉपुलेशन वेरिएंस। हम पॉपुलेशन वेरिएंस की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर सिंपली टॉकिंग अबाउट द सैंपल वेरिएंस। ठीक है, तो इसमें से जो टोटल क्वांटिटी रहती है, टोटल काउंट रहती है, कितने लोग हैं यहाँ पे? 40 पीपल्स हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो 40 स्टूडेंट्स से 40 माइनस 1 यहाँ होगा। सिंपली भी हम अनग्रुप डेटा में भी करते थे, अनग्रुप डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी में हम करते थे, तो इसकी जगह पे सिंपली हम कैपिटल N लिख देते थे और कैपिटल N माइनस 1 ही नीचे होता था। ठीक है, अनग्रुप डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी के केस में। तो विद फ्रीक्वेंसी में जैसा ही होता है, जैसा कि हम ग्रुप डेटा के लिए देख चुके थे, जैसा कि हम ग्रुप डेटा के लिए देख चुके थे, वैसा ही होता है अनग्रुप डेटा विद फ्रीक्वेंसी के लिए। बस इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, इसमें यहाँ पे नीचे माइनस 1 जरूर यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? हाँ, i की लिमिट आपको पता है कि i जो है वेरी करता है 1 to n एंड i इक्वल टू 1 to n। where n क्या है? where n is the number of observations, where n equal to number of observations, number of observations और number of counts। कौन सी काउंट्स? ये देखो 5 मार्क्स वाले 7 स्टूडेंट्स हैं, ये हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। सेकंड ऑब्जर्वेशन के 12 मार्क्स वाले 6 स्टूडेंट्स हैं, थर्ड ऑब्जर्वेशन के 15 मार्क्स वाले 5 स्टूडेंट्स हैं और फोर्थ ऑब्जर्वेशन 18 मार्क्स वाले 12 स्टूडेंट्स हैं एंड लास्ट और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन इज 16 मार्क्स वाले 10 स्टूडेंट्स। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसका मतलब n इक्वल टू 5, टोटल 5 ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास। तो इस तरह से हमारा i जो 1 से लेकर 5 तक वेरी करने वाला है और ओवरऑल हम देख रहे हैं कि कितने कॉलम्स की नीड हो रही है और फाइनली जो s स्क्वायर आ रहा है वो वेरिएंस का ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो लास्ट में हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट अ रूट ऑफ वेरिएंस। जो भी वेरिएंस की वैल्यू आए उसका रूट कैलकुलेट करना, वही आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन की फॉर अनग्रुप डेटा विद फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसके बाद कुछ मिसलेनियस टर्म्स, ठीक है, इतनी कैलकुलेशन डन। इसके बाद कुछ मिसलेनियस टर्म्स हैं जो कि मैं अभी आपको डिस्कस करना चाहूंगा। यहाँ पे कुछ मिसलेनियस टर्म्स हैं जो कि मैं यूज नहीं किया हूं अभी तक। एक होता है रेंज, एक होता है रेंज, ओके, एक होता है रेंज। रेंज क्या होता है? लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ डेटा माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ दैट डेटा। अगर कोई अनग्रुप डेटा लिखा हुआ है, सपोज 12, 13, 14, 11, 19, 18 और 40, इस तरह का डेटा लिखा होगा। मार्क्स ऑफ सम स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट्स हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं आउट ऑफ 20 सपोज मान लीजिए। तो इन मार्क्स की रेंज क्या है? तो अगर हम रेंज कैलकुलेट करेंगे मार्क्स की,
तो रेंज इक्वल टू आ जाएगी हाईएस्ट मार्क लार्जेस्ट वैल्यू इसमें 19 माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू सबसे छोटी मार्क कितने 11, तो मार्क्स की रेंज कितनी आ रही है 8। ठीक है, ये है रेंज। अब एक और टर्म आती है, एक्चुअली रेंज हम यूज क्यों करते हैं, ये सभी चीजें हम यूज करते हैं अपने डेटा का डिस्पर्जन चेक करने के लिए, मतलब किन्हीं दो डेटास का कंपैरिजन करने के लिए। एग्जैक्टली अगर इस डेटा की रेंज ज्यादा है इसका मतलब वेरिएशंस ज्यादा है, किसी डेटा की रेंज कम है मतलब वेरिएशंस ज्यादा कम है। इसका मतलब ये हुआ कि एक स्टूडेंट्स के मार्क्स कम हैं और एक स्टूडेंट के मार्क्स 19 तक है, इसका मतलब क्लास में मार्क्स का वेरिएशन बहुत ज्यादा है। अगर 8 है, दूसरे डेटा में अगर ये वेरिएशन कम होगा, सपोज ये रेंज आती है किसी अदर डेटा के लिए, ये अगर डेटा ए है, अगर डेटा बी के लिए, अगर डेटा बी के लिए रेंज इक्वल टू सपोज अगर रेंज इक्वल टू मान लो 1.5 है, इसका मतलब ये है कि हाईएस्ट मार्क्स ऑफ एनी स्टूडेंट्स माइनस लोएस्ट मार्क्स ऑफ किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के वो 1.5 का अंतर है, मतलब बहुत ही कंसिस्टेंट मार्क है। इसी में कह सकते हैं 11, 11.5, 10, 10.5, इस तरह से मतलब मार्क्स काफी कंसिस्टेंट है। तो सभी 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स कंसिस्टेंट है, उस क्लास में वेरिएशंस कम है। तो ओवरऑल हमारी रेंज हुआ, वेरिएंस हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ, मीन डेविएशन हुआ, इस सब का मोटिव है हमारा कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ डेटा फ्रॉम पर्टिकुलर वैल्यू या कैसे मीन वैल्यू। तो किसी भी एक एवरेज वैल्यू से किस तरह से डेविएट हो रहा है, तो ये सिंपली रेंज में देख सकते हैं। ठीक है, अब एक आता है, ओके, यहाँ पे रेंज था, रेंज इक्वल टू 19 माइनस 11 इक्वल टू 8। ओके, एक आता है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, क्या था कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, ये होता है largest value minus smallest value divided by largest value plus smallest value. So this for this data 19 minus 11 divided by 19 plus 11, ये आ जाएगा 8/30 which is equal to 4/15। ठीक है, ये आ गया आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। अगेन मैं बताऊंगा आपको कि कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी किन्हीं दो डेटास के कंपैरिजन के लिए होता है। एग्जैक्टली मैं यहां नहीं दिखा रहा किस तरह से कंपैरिजन हो रहा है। और एक और आता है लास्ट में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये क्या होता है, ये इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू इनटू 100, ये परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। इसका भी मोटिव वही है, टू कंपेयर टू डेटा। ठीक है, इन दो डेटा से कंपेयर करते, तो इन तीनों को याद रखें क्योंकि ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं। अदरवाइज ये किसी यूनिवर्सिटी एग्जाम में थोड़ा सा एक मार्क में डिफाइन करने के लिए विद फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ओके, सो ये तीन चीजें। इसके बाद आई थिंक हमने एक चीज और मिस की है, वो मीन डेविएशन कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसी ये जो मिसलेनियस में कवर कर रहा हूं, रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, इसके बाद लास्ट बचता है मीन डेविएशन कैलकुलेट करना। ठीक है, मीन डेविएशन लास्ट बचता है, मीन डेविएशन, ओके, मीन डेविएशन। अब देखा क्या था, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया था। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो रहा था कि हम कुछ नहीं कर रहे थे, डेटा का x माइनस x बार, अगर मैं ओपन डेटा की बात करूं, ठीक है, मतलब अननोन डेटा की बात करूं, तो हम इसका समेशन करके सिंपली टोटल n माइनस 1 करके इसका रूट ले रहे थे। यही था कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये था स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन डेविएशन बस समझना है, आगे मीन डेविएशन देख दिया हूं कि मेन हेडिंग हमारी ये है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये था स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, तो मैं इसे किसी अननोन डेटा के लिए बात कर रहा हूं, सिंपली है था। अब मीन डेविएशन क्या होता है, देखो यहां तो टर्म का स्क्वायर किया गया है और स्क्वायर करने के बाद कैलकुलेट किया हुआ, तो इसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। बट मीन डेविएशन के केस में यहां पे होता है सम ऑफ मॉडुलस ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये मीन के अबाउट किसी डेटा का डेविएट होना, उसका मॉड्यूलेशन लेना और फिर इसका टोटल डिवाइड बाय n करना, ये होता है कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन। ठीक है, अब आप देख सकते हैं अगर मैं किसी डेटा को देता आपको, तो आप पहले उसका मीन कैलकुलेट करके फिर पर्टिकुलर डेटा में से घटाते। जैसे अगर मैं कहूं मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स A B C D E, ये अनग्रुप डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी है। जैसे मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स मतलब A के हैं 12 मार्क्स,
13 मार्क्स, 14 मार्क्स, 15 मार्क्स, 16 मार्क्स आउट ऑफ 20 ऐसे मार्क्स हैं। इनका एवरेज कैलकुलेट किया होगा, ये इसे अगर मैं x बोलूंगा तो इनका एवरेज निकाला, मीन वैल्यू निकाल लेंगे, इस कॉलम में मीन को अरेंज कर लेंगे और इस कॉलम में मीन को अरेंज करने के बाद हम x माइनस xy कैलकुलेट करेंगे, x माइनस xy कैलकुलेट करेंगे और जो भी कॉलम आएगा अगले में इसका मॉडुलस ले लेंगे, इस पर्टिकुलर चीज का मॉडुलस ले लेंगे और मॉडुलस लेने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसे यहाँ लिख के उनका सम लिखने के बाद नीचे n मतलब टोटल ऑब्जर्वेशन ऑफ 5 स्टूडेंट्स, ठीक है, तो यहाँ पे n इक्वल टू 5। तो इस तरह से हम मीन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो में वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डेटा फ्रीक्वेंसी कवर किया, उसके बाद कुछ टॉपिक जो लीव हुए थे मेरे, रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस वो कवर किया और लास्ट में मैंने मीन डेविएशन जो मिस हुआ था ये कवर कर दिया, ठीक है फ्रेंड। तो नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कशन करूं अब तक की जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स है इसके बेस पर। देन आफ्टर हम नेक्स्ट वीडियोस में क्वेश्चंस के बाद हम एडवांस स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे जिसमें हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस रहेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस के बाद हमारे रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन हो रहेंगे, क्वार्टाइल इफेक्ट वगैरह, तो हम उन सब चीजों को बाद में देखेंगे, ठीक है। वो एडवांस स्टैटिस्टिक्स में चला जाएगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है प्रॉपर टिपिकल मैथमेटिक्स का एक पार्ट हो जाता है और डेटा को एनालाइज करने का बेस्ट वे होता है, तो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो उसकी बात नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। अभी तक ये बेसिक स्टैटिस्टिक्स में एंड मतलब ये 3-4-5 चीजें जो कैलकुलेट करते थे हम, क्या मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, रेंज, मीन डेविएशन एंड क्या कोएफिशिएंट ऑफ रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। इतने कैलकुलेशंस के बाद ये सब बेसिक है और इस बेसिक में कुछ अच्छे क्वेश्चंस लूंगा कमिंग वीडियोस में, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं एडवांस स्टैटिस्टिक्स व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी डेटा एनालिसिस, ओके। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक मैंने इस वीडियो में कवर किया है और डिटेलिंग किया है बच्चों के टॉपिक्स थे बेसिक स्टैटिस्टिक्स के। तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के रेडी हो जाएंगे। थैंक यू।